नमस्कार। बिहार मैटर्स में स्वागत है। आज के इस विशेष गहन विश्लेषण सत्र में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है बिहार विधानसभा के प्रमुख विधेयक, जो विशेष रूप से 2025 और 2026 के सत्र में पेश किए गए हैं। बिल्कुल, और जो भी छात्र या उम्मीदवार इस सत्र को सुन रहे हैं, उनके लिए ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि आज की ये चर्चा सीधे तौर पर बिहार सरकार की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत अहम है। जी, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी, रेलवे, बिहार सीजीएल, बीएसएससी, सब इंस्पेक्टर या फिर शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हों, ये सत्र इन सभी के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा मुख्य लक्ष्य इन भारी भरकम विधायी और कानूनी दस्तावेजों को डिकोड करना है। सही कहा। अक्सर ये कानूनी दस्तावेज इतने जटिल होते हैं कि कोई भी इनमें उलझ सकता है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन पन्नों के जाल से सबसे जरूरी तथ्य निकाले जाएं, ताकि बिना किसी भ्रम के राज्य के प्रशासनिक बदलावों को आसानी से समझा जा सके। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। नवंबर 2025 में 18वें विधानसभा चुनाव के बाद नई एनडीए सरकार ने कार्यभार संभाला। इन नोट्स को देखने पर एक बात जो बहुत साफ नजर आती है, वो है नई नीतियों को लाने की रफ्तार। जी बिल्कुल, ये रफ्तार बताती है कि व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी पहले दिन से ही थी। और इसका सबसे पहला उदाहरण हमें प्रशासन के एकदम निचले स्तर पर देखने को मिलता है। आप बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025 की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, इस विधेयक में जो सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है, वो है मुखिया या पंचायत समिति प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की समय सीमा को बदलना। इसे 1 वर्ष से बढ़ाकर अब 2 वर्ष कर दिया गया है। मतलब अब चुनाव जीतने के बाद कम से कम 2 साल तक मुखिया को पद से हटाया नहीं जा सकेगा। बिल्कुल। अगर इसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से समझें तो यह एक बहुत ही रणनीतिक फैसला है। पंचायत स्तर पर राजनीतिक गुटबाजी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, वो तो है। जैसे सड़क या नाली बनवाने की बजाय वार्ड सदस्यों को खुश रखने में बिता देता था। मतलब 1 साल का समय काम जमीन पर उतारने के लिए काफी नहीं था। एकदम सही। ये 2 साल का जो कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया है, ये कार्यकाल में स्थिरता लाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि स्थिरता का तर्क तो ठीक है, पर अगर कोई पंचायत प्रमुख सच में अयोग्य या भ्रष्ट निकल जाए तो क्या ये नया नियम उसे 2 साल तक मनमानी करने की खुली छूट नहीं दे देगा? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब शंका है जो छात्रों के मन में भी आ सकती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पंचायती राज अधिनियम में पहले से ही अन्य कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। अच्छा, तो अविश्वास प्रस्ताव ही एकमात्र रास्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं। राज्य सरकार या जिलाधिकारी के पास ये अधिकार है कि वे किसी भी भ्रष्ट जनप्रतिनिधि को सीधे बर्खास्त कर सकें। अविश्वास प्रस्ताव मुख्य रूप से एक राजनीतिक हथियार बन गया था और उसी हथियार के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये सीमा तय की गई है। समझ गया। ये नजरिया वाकई चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है। प्रशासनिक ढांचे के इस बड़े बदलाव के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इन नोट्स में दिखाई देता है, वो है रोजगार। जी, और रोजगार के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार अब उन शुरुआती राज्यों में शामिल हो गया है जिसने विकसित भारत यानी वीबीजी रामजी संकल्प को बहुत तेजी से अपनाया है। हाँ, वीबीजी रामजी। ये नया केंद्रीय कानून अब पुराने मनरेगा की जगह ले रहा है। इसमें रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। जी, लेकिन अगर सतही तौर पर देखें तो ये सिर्फ 25 दिन का ही तो इजाफा है। ये सुनने में कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं लगता। इसका असल आर्थिक प्रभाव क्या है? देखिए, परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ 25 दिन का मामूली अंतर नहीं है, इसका मैक्रो इकोनॉमिक असर बहुत गहरा है। वो कैसे? भारत के ग्रामीण इलाकों में कृषि का एक पीक सीजन होता है जब खेतों में काम होता है, और एक लीन सीजन होता है जब काम बिल्कुल नहीं होता। ये अतिरिक्त 25 दिन उसी लीन सीजन में सबसे ज्यादा काम आते हैं। ओहो, मतलब जब मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता तब ये योजना उन्हें सहारा देगी? बिल्कुल। जब उनके पास ये 25 दिन अतिरिक्त होंगे तो उन्हें मजबूरी में कम मजदूरी पर दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। इससे स्थानीय स्तर पर मजदूरों की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ती है। तो ये सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं है, बल्कि जबरन पलायन रोकने का एक बहुत बड़ा टूल भी है। मनरेगा अब इतिहास बन चुका है और वीबीजी रामजी नया वर्तमान है। एकदम सही विश्लेषण है ये। चले आर्थिक सुरक्षा से आगे बढ़कर अब हम अर्थशास्त्र से जुड़े अपराधों की बात करते हैं। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2025।
इसके तहत भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक नया दायरा तय किया गया है। जी, इस विधेयक ने विशेष अदालतों के अधिकार क्षेत्र को काफी बढ़ा दिया है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि अब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध भी सीधे भ्रष्टाचार की जांच के दायरे में आएंगे। पर साइबर फ्रॉड तो जालसाजी है, उसे सीधे भ्रष्टाचार के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? यह बहुत ही दिलचस्प बिंदु है। देखिए, पहले भ्रष्टाचार शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सरकारी दफ्तरों में ली जाने वाली रिश्वत की तस्वीर आती थी। हाँ, वही टेबल के नीचे वाला लिफाफा। बिल्कुल, लेकिन आज दुनिया बदल गई है। बड़े बड़े सरकारी टेंडरों में हेराफेरी या जनता के पैसों का गबन अब डिजिटल तरीके से हो रहा है। अगर कोई अपराधी सिस्टम हैक करके करोड़ों रुपए निकाल ले तो इसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ये तो है। इसीलिए 1 करोड़ रुपए की सीमा तय की गई है ताकि छोटे-मोटे ऑनलाइन फ्रॉड और बड़े संगठित आर्थिक अपराधों के बीच फर्क किया जा सके। इन्हें विशेष अदालतों में ले जाने का मतलब है कि अब इन मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी। ये न्याय प्रणाली की रफ्तार को पूरी तरह बदल देगा। और जब न्याय प्रणाली की बात हो ही रही है तो हम इस चर्चा के अगले और बहुत ही अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जी, न्यायिक और कानूनी क्षेत्र में जो तकनीकी क्रांति हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो विधि या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ ई-गजेट जिला न्यायालय नियम 2025 का स्पष्ट उल्लेख है। बिहार अपने सभी 38 जिलों के जिला न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक संचार और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग को प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस के रूप में मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। ये एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन जो लोग लॉ बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनके लिए ये प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य का क्या चक्कर है? आसान भाषा में इसका क्या अर्थ हुआ? इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी चौराहे पर कोई घटना घटी और वो वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। ठीक है। पहले के नियमों के हिसाब से उस वीडियो फुटेज को द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस माना जाता था। अदालत में उस वीडियो को सही साबित करने के लिए पुलिस और वकीलों को बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। हाँ, वो फोरेंसिक लैब से सर्टिफिकेट लाना पड़ता होगा। बिल्कुल, और उस व्यक्ति को भी गवाही के लिए बुलाना पड़ता था जिसने वो वीडियो निकाला है। ये बहुत ही उबाऊ और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। तो अब प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा मिलने से क्या बदलेगा? अब वो इलेक्ट्रॉनिक वीडियो खुद में ही एक सीधा और पक्का सबूत माना जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई ओरिजिनल कागजी दस्तावेज होता है। अब उसकी प्रामाणिकता साबित करने में महीनों नहीं लगेंगे। ये तो सच में अदालतों में पेंडिंग केसों का बोझ कम करने के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। जी, ये भारत की पुरानी कानूनी प्रक्रिया को डिजिटल युग के बराबर ला खड़ा करेगा। इसी ट्रेनिंग में न्यायपालिका के प्रशासनिक ढांचे में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा संशोधन नियम 2026। इसमें जिला न्यायाधीशों के प्रवेश स्तर के लिए कोटा बदल दिया गया है। हाँ, जो लोग नोट्स बना रहे हैं उन्हें ये आंकड़े ध्यान से सुनने चाहिए। अब 65% पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे और बाकी के पद? बाकी 10% पद सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं यानी लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके पीछे का तर्क क्या है? अनुभव और नई प्रतिभा को संतुलित करना? एकदम सटीक। निचली अदालतों के जजों की अक्सर ये शिकायत रहती थी कि वर्षों की सेवा के बाद भी उन्हें जिला जज बनने का मौका नहीं मिलता। 65% का बड़ा कोटा अनुभवी अधिकारियों को सम्मान देता है। और वो 10% वाला कोटा युवाओं के लिए है? जी, वो एक तरह का फास्ट ट्रैक रास्ता है। अगर कोई युवा न्यायिक अधिकारी बहुत तेज तर्रार है तो उसे अपनी बारी के लिए दशकों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो परीक्षा देकर सीधे प्रमोट हो सकता है। अनुभव और प्रतिभा का बहुत ही शानदार संयोजन है ये। और न्यायपालिका का आधुनिकीकरण यही नहीं रुकता। एक और अहम संशोधन है पटना उच्च न्यायालय आईटी तकनीकी कैडर संशोधन 2025। जी, इसके माध्यम से हाईकोर्ट में एक विशेष आईटी विंग बनाया जा रहा है। हाँ, जो हाइब्रिड सुनवाई के बुनियादी ढांचे को संभालेगा। देखिए, कोविड के दौरान हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई देखी, लेकिन खराब इंटरनेट, स्क्रीन का फ्रीज होना या आवाज साफ ना आना बहुत आम समस्याएं थीं। बिल्कुल, और न्याय जैसी गंभीर प्रक्रिया को तो कमजोर वाईफाई के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सही कहा। इसीलिए इस नए आईटी कैडर का काम यही होगा कि हाई कोर्ट के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बैंक के सर्वर जितना ही सुरक्षित और तेज बनाया जाए। अब यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि जब राज्य के सभी
38 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य लागू हो रहे हैं, हाई कोर्ट में नया IT कैडर बन रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहे हैं, तो इन सब के लिए एक बहुत बड़े बजट की भी तो जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। और यहीं से हम अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के उस हिस्से पर आते हैं जो इन नोट्स में सबसे भारी है। मैं बात कर रहा हूं फरवरी 2026 में पारित बिहार विनियोग विधेयक की, जिसे हम आमतौर पर लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। इस विधेयक ने समेकित निधि से 3.47 लाख करोड़ रुपए निकालने की मंजूरी दी है। जी, 3.47 लाख करोड़। जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये 2025 के मुकाबले लगभग 10% की रिकॉर्ड वृद्धि है। थोड़ा रुक कर ऐसे समझते हैं, ये समेकित निधि या कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? क्या ये सरकार की उस गुल्लक की तरह है जिसे तोड़ने की अनुमति इस विधेयक से मिली है? गुल्लक वाकई बहुत ही सटीक शब्द है इसके लिए। देखिए, संविधान के अनुसार सरकार को टैक्स या अन्य रास्तों से जो भी पैसा मिलता है वो सब एक ही जगह जमा होता है, उसी को समेकित निधि कहते हैं। और सरकार अपनी मर्जी से उसमें से पैसा नहीं निकाल सकती? बिल्कुल नहीं। बिना विधानसभा की मंजूरी के 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। अब चूंकि फरवरी का महीना है और पूरे साल का बजट पास होने में समय लगता है, इसलिए सरकार लेखानुदान लेकर आती है। मतलब ये एक तरह की एडवांस परमिशन है? जी, एडवांस परमिशन, ताकि जब तक पूरा बजट पास नहीं हो जाता तब तक राज्य के रोजमर्रा के काम और विकास की योजनाएं न रुके। और जो 10% की भारी वृद्धि आपने बताई, वो साफ दिखाती है कि सरकार बुनियादी ढांचे पर बहुत आक्रामक तरीके से पैसा खर्च करने वाली है। आक्रामक खर्च की बात करें तो उद्योगों को लुभाने के लिए भी एक बड़ा दाव खेला गया है। बिहार लॉजिस्टिक्स और निर्यात प्रोत्साहन नीति को अब वैधानिक दर्जा मिल गया है। ये नीति राज्य में निवेश के नजरिए से बहुत अहम है। इसमें कहा गया है कि निजी इनलैंड कंटेनर डिपो यानी ICD स्थापित करने के लिए 15% की पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। मेरे मन में यहाँ एक सवाल है, बिहार की कोई समुद्री सीमा तो है नहीं, तो यहाँ डिपो या पोर्ट बनाने का क्या मतलब है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ICD को अक्सर सूखे बंदरगाह या ड्राई पोर्ट्स कहा जाता है। ड्राई पोर्ट्स? जी, मान लीजिए बिहार के किसी कारखाने में माल बनता है जिसे विदेश निर्यात करना है। अब अगर वो व्यापारी ट्रकों में सामान लादकर मुंबई या कोलकाता के बंदरगाह तक जाएगा तो बहुत समय और पैसा बर्बाद होगा। हाँ, लॉजिस्टिक्स का खर्च तो बढ़ेगा ही। इसीलिए ICD बनाए जाते हैं। ये एक ऐसा हब होता है जहां राज्य के अंदर ही सारा कस्टम क्लियरेंस हो जाता है, माल सीधे बड़े कंटेनरों में लोड होता है और मालगाड़ियों के जरिए बिना रुके बंदरगाह तक पहुंच जाता है। ओहो, तो ये निर्यातकों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है। लेकिन इसे वैधानिक दर्जा यानी स्टैट्यूटरी स्टेटस देने का क्या महत्व है? इसका सीधा संबंध निवेशकों का भरोसा जीतने से है। जब कोई नीति सिर्फ एक सरकारी आदेश होती है तो अगली सरकार आकर उसे बदल सकती है। हाँ, नीतियां तो बदलती रहती हैं। लेकिन जब उसे कानून बना दिया जाता है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। 15% की सब्सिडी और ये कानूनी सुरक्षा देखकर ही बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियां यहाँ निवेश करने की हिम्मत करेंगी। ये तो सच में निवेश खींचने का एक बहुत पुख्ता तरीका है। अब नोट्स के अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं जिसने मुझे थोड़ा हैरान किया। आप सेमीकंडक्टर सब्सिडी बिल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, फरवरी 2026 का प्रस्तावित बिहार सेमीकंडक्टर सब्सिडी बिल। इसमें कहा गया है कि सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों के लिए केंद्र सरकार की 50% सब्सिडी के ऊपर राज्य सरकार 25% का टॉपअप देगी। जी, यानी कुल 75% सब्सिडी। हाँ, सुनने में तो ये बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत में बिहार के पास सेमीकंडक्टर बनाने जैसी अति आधुनिक तकनीक के लिए वो इकोसिस्टम मौजूद है, या ये सिर्फ कागजों पर अच्छा दिखने वाला ऐलान है? देखिए, ये संदेह बिल्कुल स्वाभाविक है। सेमीकंडक्टर्स या माइक्रोचिप बनाना दुनिया के सबसे जटिल औद्योगिक कामों में से एक है। इसके लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली, अति शुद्ध पानी और बहुत बड़े स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता चाहिए होती है, जो कि रातों रात तो नहीं बन सकती। बिल्कुल नहीं। लेकिन सरकार यहाँ जो कर रही है उसे अर्थशास्त्र में सिग्नलिंग कहते हैं। 75% की सब्सिडी एक इतना बड़ा प्रोत्साहन है कि दुनिया भर की टेक कंपनियां एक बार रुककर इस राज्य की तरफ जरूर देखेंगी। अच्छा, तो ये ध्यान खींचने का तरीका है। जी, हो सकता है कि शुरुआत में यहाँ सीधे माइक्रोचिप न बने, लेकिन उसकी असेंबलिंग, टेस्टिंग या पैकिंग का काम तो शुरू हो सकता है। ये कदम आज के लिए नहीं, बल्कि अगले 10-15 सालों की औद्योगिक नींव रखने के लिए उठाया गया है। मतलब ये एक लंबी रेस का घोड़ा है।
चलिए, अर्थव्यवस्था की इन बड़ी बातों से निकलकर अब हम उस हिस्से की बात करते हैं जिससे आज का युवा और हमारे श्रोता सीधा जुड़े हुए हैं, सुरक्षा और समाज कल्याण। जी, और यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पेपर लीक का। बिल्कुल। परीक्षा की तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए पेपर लीक एक नासूर की तरह है। इसके लिए बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024-25 के तहत एक बहुत ही सख्त कदम उठाया गया है। हाँ, अब संगठित पेपर लीक को असामाजिक तत्वों की श्रेणी में डाल दिया गया है। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि अब परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले इन अपराधियों को सीधे तड़ीपार किया जा सकता है। तड़ीपार शब्द सुनते ही दिमाग में सीधा फिल्मों के बड़े माफिया आते हैं। क्या छात्रों के भविष्य से खेलने वालों पर ये कानून बहुत ज्यादा सख्त नहीं है? कतई नहीं। सच कहूं तो ये समय की मांग है। पेपर लीक अब कोई 2-4 लोगों की चोरी नहीं रह गया है। ये एक पूरा संगठित माफिया है जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, कुछ कोचिंग सेंटर और कई बार भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल होते हैं। ये तो है, पूरा नेक्सस काम करता है। इन्हें असामाजिक तत्वों की श्रेणी में रखने का मतलब ही यही है कि कानून अब इन्हें बड़े माफियाओं की तरह ही ट्रीट करेगा। तड़ीपार करने का सीधा अर्थ है कि उस अपराधी को एक निश्चित समय के लिए उस जिले या राज्य की सीमा से ही बाहर कर दिया जाएगा, ताकि वो अपना नेटवर्क दोबारा न चला सके। बिल्कुल। अगर वो जमानत पर छूट भी जाता है तो वो बाहर आकर फिर से उसी सिस्टम को हैक ना कर सके। ये कानून एक बहुत ही कड़ा संदेश दे रहा है कि शिक्षा प्रणाली से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाकई ये कानून छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक राहत है। इसके साथ ही समाज कल्याण के मोर्चे पर महिलाओं के लिए भी एक दिलचस्प पहल है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार वैधानिक निधि विधेयक। जी, इस विधेयक के तहत 5,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है और इसके जरिए 1,56,000 महिलाओं को 10,000 रुपए का सीधा नकद हस्तांतरण यानी कैश ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन यहाँ नोट्स में एक शब्द पर बहुत जोर दिया गया है कि ये फंड नॉन लैप्सेबल है। आसान भाषा में इसका क्या अर्थ है? इस एक शब्द नॉन लैप्सेबल में ही इस पूरी योजना की सफलता का राज है। आमतौर पर सरकारी विभागों में क्या होता है कि अगर 31 मार्च आ गया और विभाग अपना पूरा आवंटित बजट खर्च नहीं कर पाया तो वो पैसा वापस खजाने में चला जाता है। बिल्कुल, इसे ही बजट का लैप्स होना कहते हैं। इसके डर से कई बार मार्च के महीने में बिना सोचे समझे आनन फानन में पैसा खर्च कर दिया जाता है। तो नॉन लैप्सेबल होने से क्या फायदा होगा? जब किसी फंड को नॉन लैप्सेबल बना दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वे 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए एक लॉक बॉक्स में सुरक्षित रख दिए गए हैं। 31 मार्च बीत जाने पर भी वो पैसा कहीं वापस नहीं जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे योजना के क्रियान्वयन में जल्दबाजी नहीं होगी। जी, यह दिखाता है कि सरकार इसे सिर्फ एक राजनीतिक वादे के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि इसे सही तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सच में योजना बनाने से लेकर उसे लागू करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद अगर हम पूरे परिदृश्य का एक त्वरित सारांश निकालें तो तस्वीर बहुत साफ नजर आती है। बिल्कुल। हमने देखा कि पंचायतों में 2 साल की स्थिरता लाई गई है। वीबीजी रामजी के तहत 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। न्यायपालिका में ई-गज़ेट और डिजिटल साक्ष्य की मान्यता आई है और इन सब को रफ्तार देने के लिए 3.47 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट और सेमीकंडक्टर जैसी नीतियां आई हैं। जी, और पेपर लीक जैसे अहम मुद्दे पर तड़ीपार का कड़ा कानून भी हमारे सामने है। जो छात्र सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इन बिंदुओं को सिर्फ रटने वाली जानकारी नहीं समझना चाहिए। सही कहा। ये कानून और नीतियां ये दिखाती हैं कि बिहार का प्रशासनिक, तकनीकी और सामाजिक ढांचा किस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी उम्मीदवारों को इन प्रमुख बिंदुओं का अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना चाहिए। बिल्कुल। कागजों पर देखा जाए तो ये कानून और नीतियां बहुत ही मजबूत और हाईटेक बन गई हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या? नीतियां तो बहुत शानदार बन गई हैं, लेकिन क्या सेमीकंडक्टर निर्माण के जटिल इकोसिस्टम को संभालने या साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्य की जमीनी प्रशासनिक मशीनरी इतनी तेजी से खुद को ढाल पाएगी? क्या ब्लॉक और जिला स्तर पर वो तकनीकी दक्षता मौजूद है जो इन कानूनों को हकीकत में बदल सके? ये वाकई एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। नीतियां बनाना तो बस पहला कदम है,
असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारी सरकारी मशीनरी खुद को इस नए डिजिटल युग के लिए कितनी तेजी से अपग्रेड कर पाती है। और शायद यही वो बड़ी चुनौती है जिस पर आने वाले समय में सबकी नजर रहेगी। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण सत्र को यहीं विराम देते हैं। जी, और ये सीरीज अगले सत्र में भी जारी रहेगी, जहां हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार मैटर्स की ओर से नमस्कार।